दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में अगली क्लास को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों आज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव और आज़ाद हिंद फौज। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले अगस्त प्रस्ताव पर हम लोगों ने चर्चा की, आज क्रिप्स प्रस्ताव की बात करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आज़ाद हिंद फौज से संबंधित और भी कई अच्छे सवाल हैं, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। याद रखेंगे आज हमारा 133वां लेक्चर है। बहुत खुशी मिल रही दोस्तों कि 133वां लेक्चर है और 3961 से लेकर 3990 तक के सवाल हम कवर करने वाले, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों 4000 सवाल भी हमारे अब कवर हो चुके हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप इस सीरीज को ज्वाइन करिए, सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। किस तरह के सवाल आज हम हल करने वाले हैं तो जरा इसको भी देख लेते हैं। पहला सवाल जो लिख रहा है कि आजाद हिंद फौज के गठन में किस जापानी सैन्य अधिकारी ने भूमिका निभाई थी, ठीक है। बच्चे को पता है कैप्टन मोहन सिंह हैं, रासबिहारी बोस हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं, वो सब छोड़ दो साइड में। यहां बताओ उस जापानी व्यक्ति का नाम, उस जापानी सैन्य अधिकारी का नाम जिसने यहां पर इस संगठन को बनाने में, उसको मजबूत करने में दोस्तों काम किया था। ये सवाल है, ठीक है। क्रिप्स योजना के बारे में किसने कहा कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। ये किसने कहा? द फ्री इंडियन लीजन किसे कहा जाता है? सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया है? द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने और कब किया है? किस कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया? इस तरह के शानदार सवालों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी तैयारी आपकी हो पाई है, ठीक है। दोस्तों अभी आप ही लोगों के डिमांड पर मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों एक बैच लॉन्च किया गया है, बहुत ही गजब का बैच है दोस्तों। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बार आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन कर लो ना, आपको ये लगेगा कि वाकई विषय को पढ़ना कैसे चाहिए, आपकी नींद खुल जाएगी दोस्तों। जिस नींद में अभी आप जकड़े हुए हैं ना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि विषय को कैसे पढ़ना चाहिए, वो आप देख पाएंगे, ठीक है। बहुत जगह आपने कोचिंग किया होगा, बहुत जगह आपने चीजें पढ़ी होंगी। एक मौका स्टडी 91 को दीजिए और आप केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री का पेड बैच लेके देखो, फिर दोस्तों ऑटोमेटिक आप मुझसे खुद कहोगे कि बाकी के बैच भी सर आप दे ही दो हमें, ठीक है। जो लगे बस दे दो, क्योंकि तैयारी करना और समय नहीं है, ठीक है। तो मौका आपके पास है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से बैच को ज्वाइन किया जाए, ठीक है। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आज हमारा लेक्चर क्या है दोस्तों, तो 133वां लेक्चर है यहां पर, ठीक है। और आज हम कवर करने वाले हैं 3961 से 3990 तक के सवाल को, खास करके चर्चा करेंगे क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में और आजाद हिंद फौज के बारे में। लेकिन उसके पहले कुछ छोटे मोटे सवालों से शुरुआत किया जाए, ठीक है। पहला सवाल, सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया? सर्वोदय समाज की बात क्यों आ गई दोस्तों? लास्ट वाली क्लास में मैंने आपसे चर्चा किया था कि जो महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था दोस्तों? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ये किस कारण शुरू किया था? ये कारण क्या था दोस्तों इसको स्टार्ट करने का? तो दोस्तों मैंने कारण आपको बताया था कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, यहां दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के विरोध में दोस्तों यह महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। यह पहला सवाल याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों कब आया था? अगर हम पूछें कि कब अगस्त प्रस्ताव आया था तो आपको पता है अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया था, ठीक है। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों याद रखेंगे, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा यह अक्टूबर 1940 में ही शुरू किया गया था, ठीक है। और एक चीज हमने यहां और पढ़ा था कि यहां पर जब ये स्टार्ट किया गया तो इसमें दोस्तों प्रथम, द्वितीय और तृतीय सत्याग्रही की बात किया गया हम लोग, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पहले सत्याग्रही के रूप में हमने पढ़ा विनोबा भावे जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? विनोबा भावे जी के बारे में पढ़ा। दूसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे दोस्तों? याद रखेंगे ब्रह्मदत्त जी थे, ठीक है। ब्रह्मदत्त जी थे, ठीक है। अब विनोबा भावे जी जो है साहब, ये आगे चल के भूदान आंदोलन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? इन्होंने आगे क्या चलाया है? भूदान आंदोलन चलाया है। लेकिन ये भूदान आंदोलन दोस्तों जब देश को आजादी मिल गया उसके बाद इन्होंने चलाया, ठीक है। यहां पर दोस्तों इन्हीं विनोबा भावे जी के द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना किया जाता है, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने ये सर्वोदय समाज दोस्तों स्टार्ट किया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बहुत शानदार सा सवाल है, ठीक है। ये गांधी जी के आदर्शों को बढ़ाने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। अगला सवाल क्या लिखा है? सर्वोदय शब्द का प्रयोग, दो ये सर्वोदय शब्द है, ये सर्वोदय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। अच्छा, विनोबा भावे जी का पूरा नाम आपको पता है? विनोबा भावे जो हम लोग पढ़ते हैं, इनका दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो ये आपको नहीं पता होगा दोस्तों, याद रखेगा। इनका नाम था विनोबा नरहरि भावे। क्या नाम था दोस्तों? नरहरि भावे, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये दोस्तों इनका पूरा नाम है, कम बच्चों को पता होता है। विनोबा नरहरि भावे दोस्तों, ये इनका क्या है? विनोबा नहीं, विनोबा तो नाम ही में है, विनायक नरहरि भावे, ठीक है।
विनायक, विनायक नरहरि भावे, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, यहाँ लिखिएगा विनायक, विनायक नरहरि भावे, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। विनोबा भावे जी का पूरा नाम है। जैसे गांधी जी का नाम क्या दोस्तों, तो मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला देखिए सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव दोस्तों पारित किया गया। अगर हम बात करें गांधी जी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिया था, तो याद रखेंगे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में हिस्सा लिया था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। आगे चल के 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी जी करते हैं, और अपने जीवन काल में एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। यहां सवाल अलग है, यहां कह रहा है जो गांधी जी अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किए हैं अक्टूबर 1940 में, वो किस अधिवेशन में दोस्तों उसको पास किया गया था। तो देखिए जाहिर सी बात है 40 में शुरू हुआ था, तो 40 की ही बात होगी। 40 में एक अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन। क्या हुआ था दोस्तों, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। और ये कब हुआ था दोस्तों, ये 1940 में हुआ था। सिंपल सी बात है, ये सत्याग्रह भी कब शुरू हो रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हो रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे उसी अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि अब एक नया आंदोलन चलेगा जिसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दोस्तों किसने दिया। जी हां दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है या देश नायक की उपाधि किसने दिया है, तो याद रखेंगे दोस्तों, आपने नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी का। जी हां दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी का दोस्तों नाम सुना होगा, ठीक है। आगे चल के दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया है। किसके स्थापना किया है, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया है। इसकी स्थापना किसने किया, सवाल ये भी आता है, ठीक है। कहां पर है दोस्तों, तो याद रखेंगे शांति निकेतन में। कहां पर दोस्तों, शांति निकेतन एक स्थान का नाम है दोस्तों, वहां पर किया है। ये शांति निकेतन कहां है दोस्तों, तो याद रखेंगे बंगाल में है, जहां पर इन्होंने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि दिया था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने कलकत्ता स्थित किस स्तंभ को समाप्त कर दिया, ठीक है। यहां पर दोस्तों एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूं। देखिए होता क्या है, जब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में, तो दोस्तों उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक में क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की पकड़ बहुत अच्छी थी, इसलिए बहुत सारे युवाओं ने उस फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम लोग आसानी से कुछ भी मांगेंगे तो अंग्रेज देने वाले नहीं है, अब हमें क्रांति करना पड़ेगा। और क्रांति की शुरुआत पहली बार भारत में ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो दोस्तों वही बड़े स्तर पर करती है। और दोस्तों इस फॉरवर्ड ब्लॉक के जो मेंबर रहते हैं वो कलकत्ता में दोस्तों एक स्तंभ रहता है जिसका नाम है हालवेट स्तंभ। पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, क्या नाम है दोस्तों, उस स्तंभ का नाम है हालवेट स्तंभ। सर ये स्तंभ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये भारत की गुलामी को प्रदर्शित करता था, ठीक है। भारत की गुलामी को प्रदर्शित करता था यह स्तंभ। उसी को दोस्तों समाप्त करके, उसी को गिरा करके इस क्रांति की शुरुआत की जाती है। और दोस्तों किसने गिराया है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने गिराया। अच्छा एक बात बताओ, इस अगर क्रांति के प्रतीक को गिरा दिया जाएगा तो ये तो अंग्रेजों के ऊपर हमला जैसा है। अब अंग्रेज चुप तो रहेंगे नहीं, अंग्रेजों ने तत्काल फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू किया और बोस जी को भी गिरफ्तार किया। बोस जी को उठा के डाल दिया जेल में। अब बोस जी जब जेल में चले गए तो करने लगे अनशन, खाना पीना बोस जी ने छोड़ दिया और आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। अंग्रेज मजबूरन क्या किए, बोस जी को जेल से निकालकर उनके घर में ही कैद कर दिए कि घर में ही नजर बंद करके इन्हें रखो, ये बाहर न निकल नहीं पाए। चारों तरफ दोस्तों भयानक जो है फौज रख दिए कि बोस जी निकल ना पाए। लेकिन उसके बाद भी बोस जी चकमा देकर भाग जाते हैं और दोबारा भारत लौट के नहीं आते, ठीक है। दोबारा आएंगे तो पूरी अपनी सेना लेकर आएंगे, वो आजाद हिंद फौज का गठन करके आएंगे। अब का अंग्रेज कर लेंगे, ठीक है, जब उनके घर में से ही वो निकल जाते हैं, ठीक है। लिख रहा द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया है, ठीक है। द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस जी यहां से बाहर निकलते हैं और ये जाते कहां पर, सीधा जर्मनी जाते हैं, हिटलर से जाकर मिलते हैं, ठीक है। तो हिटलर से मिलने के बाद जर्मन विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के, जर्मन विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर वो क्या बनाते हैं, यहां पर द फ्री इंडिया सेंटर बनाते हैं। और कौन बनाया दोस्तों, याद रखेंगे यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने ही इसका निर्माण किया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ऐसा नहीं कि बाहर गए थे और कुछ कर
अंदर नहीं रहते, बाहर जाके भी इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया है किसके सहयोग से, तो जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से उन्होंने किया। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों द फ्री इंडियन लीजन दोस्तों किसे कहा जाता है। ठीक है, द फ्री इंडियन लीजन किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कह सकते हैं एक विशेष सेना है। क्या दोस्तों, ये क्या है, ये एक सेना विशेष है, सेना विशेष है जिसका गठन किसने किया था, स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, और ये इसमें इस सेना विशेष में दोस्तों थोड़े बहुत सैनिक नहीं, लगभग 10,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 10,000 सैनिक थे। इनके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सैनिक दोस्तों अफ्रीका में एक देश पड़ता है रोमेल। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका के रोमेल के रहने वाले क्या थे दोस्तों, रहने वाले क्या थे, युद्ध बंदी थे। क्या थे दोस्तों, युद्ध बंदी थे, जिनको युद्ध में बंदी बना लिया गया था। उन्हीं बंदियों को दोस्तों रिहा करके 10,000 सेना से दोस्तों द फ्री इंडियन लीजन का गठन करते हैं। और दोस्तों ये गठन कौन करता है, तो याद रखेंगे बोस जी करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने ये अपनी सेनाएं खड़ा कर ली। ठीक है, लिख रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस अभियान में ब्रिटिश सेना पराजित हो जाती है, तो याद रखें दोस्तों ये जापान की तरफ से दोस्तों मलय अभियान किया जाता है। ठीक है, जापान ने यहां पर क्या किया दोस्तों, मलय अभियान करता है। और उस मलय अभियान में दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स हार जाते हैं और जापान क्या होता है दोस्तों, जीत जाता है। और जापान अभी किसका सहयोग कर रहा है, वो रास बिहारी बोस का सहयोग कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी का सहयोग कर रहा है। तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में किस रेजिमेंट का दोस्तों गठन किया, तो याद रखेंगे यहां पर कई सारे रेजिमेंट बने हैं, जिसमें महिलाओं के लिए दोस्तों विशेष रेजिमेंट था जिसे हम कहते थे लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। जी हां दोस्तों, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट याद रखेंगे, यह महिलाओं से संबंधित रेजिमेंट था। इसका मतलब दोस्तों कि आजाद हिंद फौज में जो सेना थी वो खाली पुरुषों की नहीं थी, महिलाओं के लिए दोस्तों अलग से रेजिमेंट हुआ करता था। बाकी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने नाम पर भी एक सुभाष ब्रिगेड बना रखा था। क्या बना रखा था, सुभाष ब्रिगेड बना रखा था। महात्मा गांधी के नाम पर दोस्तों गांधी ब्रिगेड बना रखा था, गांधी ब्रिगेड बना रखा था। और इसी तरह से नेहरू के नाम पर दोस्तों नेहरू ब्रिगेड बना रखा था। ठीक है, तो गांधी, नेहरू और सुभाष, याद रखेगा गांधी, नेहरू और सुभाष ये 3 ब्रिगेड चल रहे थे। इसके अलावा दोस्तों किसके नाम पर ब्रिगेड था, एक जो है रानी झांसी ब्रिगेड था, ये रेजिमेंट था दोस्तों, याद रखेगा। और इसमें ये क्या था, सेनाओं की टुकड़ियां होती थी दोस्तों, कई सारे रेजिमेंट में बटी थी कि कौन किस रेजिमेंट में है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका गठन भी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। लिख रहा है आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीतकर, और उसका नाम क्या रखा, क्या जीतना क्या था दोस्तों, ये एक्चुअली में अंडमान निकोबार समूह दोस्तों उस समय जापान के पास था। किसके पास था, जापान के पास था। जो जीतने की बात हो रही दोस्तों, कुछ हिस्सा किसके पास था, कुछ हिस्सा ब्रिटिश के पास था। ठीक है, तो ब्रिटिश वालों से दोस्तों यहां पर क्या किया, जीत लिया, और बाकी जापान ने फ्री में दे दिया था। ठीक है, जापान ने फ्री में दे दिया था किसको, बोस जी को, कि जाइए आप वहां पे काम करिए। ठीक है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका नाम बदल करके यहां सुभाष चंद्र बोस जी ने उसे क्या रख दिया, उसका नाम याद रखेंगे स्वराज द्वीप रख दिया। ठीक है, इसी स्वराज का आवाहन दोस्तों शुरुआत से महात्मा गांधी करते चले आए, लेकिन कुछ मिला नहीं तो स्वराज द्वीप किया। और एक का नाम रखा दोस्तों शहीद द्वीप। क्या क्या रखा दोस्तों, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप नाम रखा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने रखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, समाप्ति कब हो गई दोस्तों, तो अगर हम समाप्ति की बात करें तो याद रखेंगे 6 अगस्त, मैंने आपको क्या बताया, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को दोस्तों 2 बम गिराए गए थे। ठीक है, जापान के ऊपर ये बम गिराए गए थे। ठीक है, पहला वाला जो बम था दोस्तों उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था दोस्तों, लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया था। ये दोस्तों हिरोशिमा पर गिरा था। कहां गिरा था, ये बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। जो दूसरा बम था उसका नाम था दोस्तों फैटमैन। क्या नाम था दोस्तों, बम का नाम है। ठीक है, फैटमैन बम था। और ये दोस्तों 9 और 9 से नागासाकी, याद रखेंगे ये नागासाकी पर गिराया गया था। ये 2 परमाणु हमले किए जाते हैं। इसके बाद ये द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सवाल क्या लिख रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर यह कौन सा मुकदमा चलाया गया, तो आपने सुना होगा दोस्तों उस मुकदमे का नाम था लाल किला मुकदमा। क्या नाम था दोस्तों, लाल किला मुकदमा उसका नाम था दोस्तों। और ये कब से कब तक चला है दोस्तों, तो 1945 से 46 के दौरान दोस्तों ये मुकदमा चलाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, शानदार सवाल, बहुत अच्छा सवाल, आप देखते चलिए। लिख रहा लाल किला मुकदमा में मुख्य अभियुक्त दोस्तों किससे बनाया गया, तो दोस्तों जो मेन कार्यकर्ता थे इसके, उनको बनाया गया। जैसे दोस्तों नाम आता है कर्नल प्रेम सहगल का। किसका नाम आता है, कर्नल प्रेम
प्रेम सहगल, नाम सुना है कभी? प्रेम सहगल का नाम आता है, ठीक है। इनको तो अब देखिए इसी तरह का दोस्तों काकोरी कांड में बिस्मिल वगैरह का नाम आया था, उसी तरह से 3 व्यक्ति यहां भी है। एक कर्नल प्रेम सहगल है, दूसरे हैं क्या नाम है, मेजर शाहनवाज। क्या नाम है दोस्तों? मेजर शाहनवाज नाम है, ठीक है। प्रेम सहगल हो गए, मेजर शाहनवाज हो गए, और कौन है दोस्तों? कर्नल गुरुदयाल सिंह। एक बार चेक कर लीजिएगा सही है कि गुरुदयाल नाम है, गुरुदयाल सिंह, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, कर्नल गुरुदयाल सिंह। इस तरह से दोस्तों ये 3 प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके ऊपर, ये 2 तो फिक्स है, तीसरा वाला चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये 3 प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके ऊपर लाल किला मुकदमा चलता है, ठीक है। और ये सभी लोग किससे जुड़े हैं? ये आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनको भी याद रखेंगे। अगला सवाल क्या लिख रहा है, पढ़िए ध्यान से। अगला दे रहा है दोस्तों कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव के लिए कांग्रेस ने किस समिति का दोस्तों गठन किया? तो याद रखेंगे यहां पर आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। किसका? आजाद हिंद फौज बचाव समिति, ठीक है, बचाव समिति। ये दोस्तों किसके द्वारा समिति बनाई गई थी? ये समिति कांग्रेस ने बनाया था ताकि उसके जो मेंबर हैं जिनके ऊपर लाल किला मुकदमा चल रहा है वो दोस्तों उनके लोगों को बचाया जा सके, और फांसी से बचाया गया, लेकिन जेल तो भेज ही दिया गया, ठीक है। फांसी से बचा भी लिया उन लोगों ने, ये भी याद रखेंगे। कांग्रेस द्वारा, अच्छा, फांसी दे भी दी गई थी, और उसके बाद दोस्तों दे नहीं, मतलब लिख गया था कि फांसी दी जाएगी, लेकिन दिया नहीं गया, ये बचाव कर लिया। कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष और सदस्य कौन थे? तो अगर अध्यक्ष पूछे तो याद रखेंगे ये जो बचाव समिति थी, ये समिति का मतलब क्या दोस्तों? समिति का मतलब बचाव समिति से, ठीक है। ये बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे दोस्तों इनका नाम है भूला भाई देसाई। क्या नाम है दोस्तों? भूला भाई देसाई जो है दोस्तों, इनकी अध्यक्षता में याद रखेंगे ये कांग्रेस ने जो बचाव समिति बनाया था, यही दोस्तों उनका केस लड़ रहे थे। और अगर अन्य मेंबर की बात करें कि अनेक जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो और कई सारे सदस्य थे। जैसे दोस्तों सदस्यों में किसका किसका नाम आता है? तो सदस्यों की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। इसके अलावा दोस्तों तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है, ठीक है, नाम सुना है ना तेज बहादुर सप्रू वगैरह का, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है। भूमिगत आंदोलन आगे चलेगा दोस्तों, अरोड़ा आसफ अली पीछे चल चुका है, ठीक है, अरोड़ा आसफ अली, ठीक है, अरोड़ा आसफ अली, ये लोग दोस्तों ऐसे थे जो अन्य सदस्यों में थे उस बचाव समिति के, वो भी याद रखेगा। एक व्यक्ति का और नाम आपसे परीक्षा में पूछता है, कैलाश नाथ काटजू। क्या नाम है दोस्तों? कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। तो ये इतने व्यक्ति हैं दोस्तों, कुल 4 और इनको लेकर 5, ठीक है, याद रखेंगे। मुख्य सदस्यों में और भी कई लोग थे, ये मुख्य सदस्यों में है और ये अध्यक्षता कर रहे हैं, याद रखेंगे। अगला लिख रहा है आजाद हिंद फौज के गठन में किस जापानी सैन्य अधिकारी ने दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उसका नाम था दोस्तों मेजर फूजीवारा। क्या नाम है दोस्तों? मेजर फूजीवारा। क्या नाम है? फूजीवारा नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। ये वो जापानी सैन्य अधिकारी है जिसने आजाद हिंद फौज के गठन में योगदान दिया था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छे सवाल बताइए। अच्छा, ये पढ़ के लग रहा होगा ना कि सर बहुत बढ़िया है, हमारा तैयारी तो इसी से हो जा रहा है, ठीक है। अरे तो फाउंडेशन बैच भी आप ही के लिए बनाए भाई, एक बार आइए आप ज्वाइन तो करिए। आप देखिए, देखेंगे नहीं ना, जैसे किताब उठा के नहीं देखेंगे, परचेज नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि नितिन सर ने जो किताब लिखा है या उनकी जो टीम ने किताब जो बनाया है वो कैसी किताब है, कैसे पता चलेगा बताइए? जब आप परचेज करेंगे तभी ना। तो एक बार लीजिए तो सही, आप देखिए तो सही, एक बार हमारे फाउंडेशन बैच को लीजिए, एक बार हमारी किताबों को लीजिए, तब आपको पता चलेगा। देखिए पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, किताब तो आप कहीं ना कहीं से परचेज ही करेंगे, तो क्यों ना स्टडी 91 की किताबें परचेज की जाए, ठीक है। आइए एक बार देखिए, फिर आप क्वालिटी कंटेंट देखिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो और किताब लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे लिख रहा है सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1943 ईस्वी में अपने किस सहायक से जर्मनी से जापान की यात्रा, किस सहायक के साथ से नहीं, किस सहायक के साथ क्या किया था दोस्तों? उन्होंने जर्मनी से जापान की यात्रा शुरू किया था। तो नहीं पता होगा नाम, मुझे पता है यहां पर, ठीक है, डॉक्टर हबीब हसन। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर हबीब हसन, याद रखेंगे। ये इनके दोस्तों बहुत करीबी थे, किसके दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी के, उन्हीं के साथ दोस्तों गए थे। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि यहां पर उन्होंने जो यात्रा किया था, ये यात्रा उन्होंने पनडुब्बी से किया था। जी हाँ दोस्तों, पनडुब्बी से टोक्यो की यात्रा पर गए थे, टोक्यो की यात्रा पर गए थे दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे लिख रहा है कि आजाद हिंद फौज के झंडे पर दोस्तों क्या अंकित था? जी हाँ दोस्तों, क्या अंकित था? आजाद हिंद फौज अंकित है, कहिए, क्योंकि झंडा अभी भी जीवित है दोस्तों।
तो याद रखेंगे क्या अंकित है, तो याद रखिएगा दहाड़ता हुआ शेर। ठीक है, क्या है यहां पर दहाड़ता हुआ शेर आपको देखने को मिलेगा। कभी भी दोस्तों आप उठा के देखिए, आजाद हिंद फौज का जो झंडा था वो उस पर ही अंकित मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस ने के सुप्रीम कमांडर बनने के बाद, जब वो सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं, उसके बाद किन स्थानों पर उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया? ये मुख्यालय दोस्तों उन्होंने दो जगह बनाया था। एक रंगून बनाया था जो कहां है दोस्तों, बर्मा में है, अब तो राजधानी भी हो चुका है। दूसरा दोस्तों सिंगापुर में बनाया था। ठीक है, कहां पर बनाया था? तो रंगून और सिंगापुर। सिंगापुर जो है दोस्तों, सिंगापुर सिटी वो अपने आप में ही एक देश है, तो याद रखेंगे वहां पर दोस्तों इन्होंने ये दो मुख्यालय बनाए थे, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कह रहा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और दोस्तों एक नारा और भी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो का मतलब क्या है? हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हो। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों ये नारा भी किसका है? तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी का ही नारा है, इसको भी याद रखेगा। बाकी दिल्ली चलो तो आपको पता ही है। अच्छा, दिल्ली चलो को नारा को लेकर दोस्तों कई सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि शायद महात्मा गांधी जी ने दिया। नहीं, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। क्यों? अब उनको चिंता नहीं था, अब वो अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल रहे थे। समझ में आ गया था कि अंग्रेजों के सामने अगर एक गाल आगे करोगे तो दूसरे पे मारेंगे, दूसरे पे आगे करोगे तीसरे बार मारेंगे, तीसरे पे करोगे चौथी बार। वो उनकी आदत सुधरने वाली नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? देखिए यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी को सहयोग की आवश्यकता थी, इसीलिए पहली बार रेडियो पर राष्ट्रपिता कहकर दोस्तों संबोधित किया जाता है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। यह सवाल भी याद रखेंगे। लिख रहा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी हां दोस्तों, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? जैसे अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो उनके राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, तो उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो याद रखेंगे देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन थे दोस्तों? देशबंधु चित्तरंजन दास को इनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। इन्होंने दोस्तों क्या किया था? भारत में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, आपको पता होगा, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के। हालांकि 1925 में दोस्तों इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो ये उनको दोस्तों राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, किसके? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने, स्टैनफोर्ड क्रिप्स दोस्तों भारत कब आया? तो दोस्तों इसी के साथ एक क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था और ये मार्च 1942 में आया। ठीक है, मार्च 1942 में आया है और इसी के तहत क्या आया दोस्तों? क्रिप्स आ गया, तो क्रिप्स का प्रस्ताव भी आ गया। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यह भी बेहतरीन सवाल है। अगला कह रहा है कि किस योजना में कहा गया कि नए संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व किसका है दोस्तों? ब्रिटिश सरकार का है। ये दोस्तों इसी क्रिप्स मिशन में कहा गया। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार यहां पर अगस्त प्रस्ताव तो फेल हो चुका है, इसलिए एक नया प्रस्ताव आ रहा है जो क्रिप्स प्रस्ताव है। अगस्त वाला 1940 में आया था और ये वाला कब आ रहा है दोस्तों? ये 1942 में आ रहा है, तो 2 साल का अंतर है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने अस्वीकार कर दिया? किसने दोस्तों मना कर दिया? तो कांग्रेस ने दोस्तों क्या कर दिया था? अच्छा, क्रिप्स प्रस्ताव को दोनों ने अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया और साथ ही साथ दोस्तों मुस्लिम लीग ने भी दोस्तों अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने तो दोस्तों इसलिए अस्वीकार कर दिया कि मुस्लिम लीग को बंटवारे के अलावा और कुछ सुनना नहीं था, और कांग्रेस दोस्तों कुछ चीजों को अगर टाल रही थी तो कुछ चीजें नहीं मिलने चाहिए थी, तो वो क्रिप्स प्रस्ताव दोस्तों फेल हो गया, क्योंकि यहां पर माइंडसेट जो था अंग्रेजों का वो मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, लिख रहा क्रिप्स योजना के बारे में किसने कहा कि यह क्या है दोस्तों? यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब आगे की तिथि का चेक है। वही आए थे लोग फायदा उठाने के लिए ना, कि हमको द्वितीय विश्व युद्ध में बस खाली साथ मिल जाए। तो याद रखेगा गांधी जी ने एक कथन कहा, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसी में एक लाइन और जोड़ दिया, महात्मा गांधी जी ने बस खाली इतना ही कहा था, लेकिन इसी में एक लाइन जोड़ दिया कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है और उस बैंक का चेक है जो बैंक नष्ट होने वाला है। तो ये जो शब्द जुड़ा दोस्तों नया, ये जो शब्द जुड़ा, ये किसने जोड़ा? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने जोड़ा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा। ठीक है, लोग क्या करते हैं, दोनों को मिला के पढ़ते हैं, और दोनों को मिला के पढ़ोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों कथन दो अलग अलग व्यक्तियों ने कहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है क्रिप्स प्रस्ताव का कौन सा प्रावधान भारतीय एकता के लिए क्या था दोस्तों? गंभीर खतरा था। तो इसमें सबसे खतरनाक प्रस्ताव किया गया कि प्रांतों के स्वतंत्र रहने की बात किया गया। प्रांतों के स्वतंत्र रहने का प्रावधान यहां पे था। ठीक है, स्वतंत्र रहने का प्रावधान। अरे भाई इतना बड़ा प्रावधान कर दोगे तो फिर अखंड भारत का निर्माण कैसे होगा बताइए? ठीक है, यानी ये प्रस्ताव दोस्तों अखंड भारत के लिए था ही नहीं।
और ये अलग अलग प्रांतों की स्वायत्तता की बात कर रहा था, स्वतंत्रता की बात कर रहा था। इसीलिए दोस्तों ये क्या हो गया, भारतीय एकता के लिए खतरा माना जाता है। लिख रहा किस कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। मैंने आपसे कहा तो कि मुस्लिम लीग बंटवारा के अलावा और कुछ चाहती नहीं थी। मुस्लिम लीग का एकदम क्लियर कट मानना था कि आप दो चीजें सेट करो, पहला पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल, वो भी दोस्तों जिस तरह से हम कहेंगे उस तरह से, ये मतलब फिर से बताएगा, फिर से पद्धति पूरा बताएगा। और दूसरा क्या, दूसरा दोस्तों राष्ट्र विभाजन। क्या दोस्तों, राष्ट्र विभाजन, भारत विभाजन की बात किया कि हमको इन दो चीजों के अलावा कोई तीसरी बात नहीं करनी है, और वो चीजें यहां पर फेल हो गई। लिख रहा क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीयों को लुभाने के लिए सबसे बड़ी विशेषता जो थी दोस्तों क्या थी, तो याद रखेगा यहीं पर इसमें दिया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत को क्या दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट माने समझते हैं क्या होता है, हम अपने देसी भाषा में बताएं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि यह भारत जो है किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है क्या, डोमिनियन स्टेट। ठीक है, कि जो हम कहते हैं कि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश है, अब ये दोस्तों स्वतंत्र हो जाएगा केवल कागज पर। ठीक है, इसीलिए तो दोस्तों ये कहा गया कि नहीं कागज वगैरह नहीं चाहिए, ये ऐसा कागज है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ठीक है, और ये ऐसी स्थिति चल रही थी ना कि भारतीयों को पता चल चुका था कि ब्रिटिश वाले हार सकते हैं। देखो जापान ने हराया ना, ऐसे ब्रिटिशर्स की स्थिति बहुत खराब चल रही थी, और यहां पर अब ये डिसाइड था कि इनका तख्ता पलट होने वाला, और तख्ता पलट हो भी जाता, चुनाव होता है, क्लीमेंट एटली की सरकार बनती, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, वो लेबरों के लिए अच्छा काम करती है। उसने कहा भारत को स्वतंत्रता दिया जाए, बात खत्म, सब चीजें हो जाता है फटाफट। ठीक है, लिख रहा है क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, ऑफिशियल एक व्यक्ति को दोस्तों यहां पर अपॉइंट किया गया था, दो लोगों को। ठीक है, यहां पर वार्ता करने के लिए दो लोगों को अपॉइंट किया गया था। एक दोस्तों जवाहरलाल नेहरू वार्ताकार के रूप में दोस्तों अपॉइंट किए गए थे कि जो कुछ कहना सुनना इन्हीं से कहिए सुनने, और दूसरे थे दोस्तों अबुल कलाम आजाद। कौन थे, अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है, ये तो दोस्तों आगे चल के कांग्रेस अधिवेशन का 41 से लेकर 45 तक दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता अकेले ही किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरह से ये दो लोगों का नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिए स्टडी 91 के साथ जुड़िए, जुड़ने का फायदा यह है ना कि हम इतिहास को सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, और मैंने आपसे कुछ कहा भी था। अब तो यहाँ पे टॉपिक हमारा समाप्त हो रहा है, और अगले 3, 4, 5 लेक्चर में दोस्तों इतिहास पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आगे आपको कौन सा विषय पढ़ना ये हमें बताइए, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, किसकी शुरुआत किया जाए। जैसे दोस्तों इसकी तैयारी कराएगा, वैसे हर चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर दोस्तों मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, तो आप जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं, समय निकालकर देखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि स्टडी 91 एक ऐसा चैनल है जहां हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, और बाकायदा दोस्तों इतिहास को समाप्त करते हुए अभी 133 लेक्चर तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आइए साथ में जुड़े रहेंगे तो उसका एक अलग मजा मिलेगा, अलग लेवल भी होगी, अलग तैयारी का। ठीक है, ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप सभी से निवेदन है एक बार लाइक कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।